ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7। हाँ, हमारा आज का विषय विज्ञान, जिसमें हम रेशों से वस्तु तक पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि ऊन किससे प्राप्त होता है और भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, तो वो उसके बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे करके वो कई चरणों में तैयार हो करके हमें ऊन के रूप में मिलता है। अब हमारा अगला है पॉइंट रेशम। रेशम सिल्क के रेशे भी जानतर रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, हम आपको बता दें कि रेशम के कपड़े बहुत ही कीमती होते हैं और ये एक रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे जानतर रेशा भी कहते हैं। तो ये जंतु के द्वारा प्राप्त होता है। एक अनोखी प्रकार की प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया से गुजर करके ये हमें प्राप्त होता है। ये इसमें एक कीट होता है जिससे अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा कोकून के अंदर होता है। उस कोकून से वो कोकून का जो आवरण बनाता है, उसके अंदर वो अपने पतले पतले तार से अपने को कोकून द्वारा बुन करके ढक लेता है। वो पतले पतले तार जो हैं वो रेशम के तार होते हैं, जिसको कि हम उबाल कर कई प्रक्रिया के द्वारा हम लोग रेशम के धागे के रूप में फिर बाद में प्राप्त करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके रेशम के धागे बनाने से पहले रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा यानी कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशे से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम आपको रेशम के कीट का जीवन चक्र का चित्र बना हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं। ये रेशम के कीट का पहले अंडा आता है, वो शहतूत के पत्ते पर अंडा देता है। फिर उससे बनता है हमारा लार्वा या इल्ली जिसे बोलते हैं, ये बनता है। फिर इसे वो कोकून तैयार करता है, जिसके अंदर ये प्यूपा के रूप में रूपांतरित होता है और ये प्यूपा ही आगे बड़ा हो करके फिर तितली के रूप में, कीट के रूप में बड़ा हो करके निकलता है। रेशम का धागा बहुत ही मजबूत होता है। अभी इसमें जैसा बताया गया कि स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है, रेशे से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते तथा कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। यानी कई प्रकार रेशम के कीट कई तरीके के होते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के रेशम हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें भी सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है वो रेशम के कीट से, जो शहतूत के रेशम के कीट होते हैं उससे प्राप्त होता है। ये ज़्यादा चमकीला और लचीला होता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है।
भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कर्तनों की ढेर में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे सहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करता है। इसके साथ अगला है हमारा क्रियाकलाप 3.6। किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो हमारा कृत्रिम रेशम है जो वो उसके जलने का जो गंध है वो अलग ही प्रकार का होता है। ऊन और असली रेशम जो है वो उसको जलाने में बाल के जलने जैसी गंध आती है, जबकि कृत्रिम रेशम जो है वो प्लास्टिक के जैसा उसका गंध आता है। यह जानने के लिए कि रेशम के कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.7 पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 3.7 है चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का भी वर्णन कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। यानी कि रेशम के कीड़े का पहला चरण क्या होता, पहला प्रक्रिया क्या होता है? जैसे वो अंडा निकलता है, अंडे से फिर क्या बना, तो हमारा जिसको लार्वा या कैटरपिलर बोलते हैं, इल्ली, वो बनता है। उसके बाद फिर वो थोड़ा बड़ा हो करके कोकून तैयार करके उसके अंदर प्यूपा के रूप में वो तैयार होता है और फिर बाद में वो कीट के रूप में निकलता है। ये उसका जीवन चक्र हुआ। इस तरीके से चित्रों को आप इकट्ठा करके एक अपने स्क्रैप पुस्तिका पे बना सकते हैं। कोकून से अब रेशम तक का प्रक्रिया किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियाँ अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों यानी उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब सहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाता है दिन रात खाते रहते हैं और अमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को सहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। यानी वो कैटरपिलर धीरे धीरे अपने आप को प्यूपा के रूप में चेंज करता है। इसके बाद रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया यानी रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष प्रकार के मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं जो हमें रेशमी वस्त्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने ऊन कैसे प्राप्त होता है यानी भेड़ के बालों से प्राप्त हुआ या ऊँट के बाल या
कई प्राणियों से प्राप्त होते हैं। तो ऊन बनाने की पूरी विधि हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ ही साथ रेशम से के वस्त्र बनते हैं, जिससे उस रेशमी धागे हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या तरीके किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा। अब रेशम के कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें जंतुओं से प्राप्त हुए हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। यानी भेड़ के साथ साथ हमें ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों से भी ऊन बनाया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और भेड़ के ही बालों को उतारकर अभिमार्जन या छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर ऊन हम लोग बनाते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट या रेशम के रेशे की कताई करके कोकून बनाते हैं। किस तरीके से ये चीज़ हमें देखना चाहिए, किसी सेरीकल्चर में जाकर के किस तरीके से बनता है। अगर आपके नज़दीक आसपास कहीं हो तो वहाँ पे आप लोग जाकर देखने की कोशिश करिएगा। रेशम फाइबर प्रोटीन से बना होता है। कोकून के रेशम के रेशे को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस क्रम को रीलिंग कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है रीलिंग किसे कहते हैं। इस प्रकार से रेशम के धागे से हम रेशमी कपड़े बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ही हमारा आज का ये रेशों से वस्त्र तक के पाठ समाप्त होता है।